भारत के हिस्से में आने वाली हिमालयी क्षेत्र में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील में एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी हैं। रूपकुंड झील समुद्र तल से करीब 16,500 फीट यानी 5,029 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये झील हिमालय की 3 चोटियों के बीच स्थित है, जिन्हें त्रिशूल जैसे दिखने के कारण त्रिशूल के नाम से जाना जाता है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में गिना जाता है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। रूपकुंड झील को कंकालों की झील कहा जाता है। यहाँ इंसानी हड्डियां जहाँ तहाँ बर्फ में दबी हुई हैं। साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान इस झील की खोज की थी। तकरीबन आधी सदी से मानव विज्ञानी और वैज्ञानिक इन कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं और ये झील उनकी जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। साल के ज्यादातर वक्त तक इस झील का पानी जमा रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से यह झील आकार में घटती बढ़ती रहती है। जब झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है, तब ये इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी होते हैं, जैसे कि शरीर को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। अब तक यहाँ 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की सरकार इसे रहस्यमयी झील के तौर पर बताती है। गुजरी आधी सदी से ज्यादा वर्षों से वैज्ञानिकों ने इस झील में पड़े कंकालों का अध्ययन किया है और कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश की है। उनके सामने कई सवाल थे, मसलन ये कंकाल किन लोगों के हैं, इन लोगों की मौत कैसे हुई, ये लोग कहां से आए थे। इन मानव कंकालों को लेकर एक पुरानी कहानी यह बताई जाती है कि ये कंकाल एक भारतीय राजा, उनकी पत्नी और उनके सेवकों के हैं। 870 साल पहले ये सभी लोग एक बर्फीले तूफान का शिकार हो गए थे और यहीं दफन हो गए थे। एक अन्य थ्योरी के मुताबिक इनमें से कुछ कंकाल भारतीय सैनिकों के हैं, जो कि 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और जिन्हें हराकर भगा दिया गया था। इनमें से 70 से ज्यादा सैनिकों को हिमालय की पहाड़ियों से होते हुए वापस लौटना पड़ा और रास्ते में उनकी मौत हो गई। एक अन्य कहानी के अनुसार माना जाता है कि यह एक कब्रगाह हो सकती है, जहां किसी महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया होगा। इस इलाके के गांवों में एक प्रचलित लोकगीत गाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि कैसे यहाँ पूजी जाने वाली नंदा देवी ने लोहे जैसा सख्त तूफान खड़ा किया, जिसके कारण झील पार करने वालों की मौत हो गई और वे यही झील में समा गए। भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसके नाम इन्हीं देवी के नाम पर रखा गया है। कंकालों को लेकर किए गए शुरुआती अध्ययनों से पता चला है कि यहाँ मरने वाले अधिकतर लोगों की ऊंचाई सामान्य से अधिक थी। इनमें से ज्यादातर मध्यम आयु वर्ग के थे, जिनकी उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच रही होगी। इनमें उम्रदराज महिलाओं के भी कंकाल है, लेकिन बच्चों का कोई भी कंकाल नहीं है। इन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा। साथ ही आमतौर पर ये माना जाता है कि ये कंकाल एक ही समूह के लोगों के हैं, जो कि 9वीं सदी के दौरान किसी अचानक आई किसी आपदा के दौरान मारे गए थे। 5 साल तक चले एक हालिया अध्ययन में कहा गया है कि ये सभी कयास शायद सच नहीं है। इस अध्ययन में भारत समेत जर्मनी और अमेरिका के 16 संस्थानों के 2800 लेखक शामिल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर झील में मिले 38 इंसानी अवशेषों का अध्ययन किया। इनमें 15 महिलाओं के अवशेष शामिल हैं। इनमें से कुछ 1200 साल पहले के हैं।
अध्ययनकर्ताओं ने पाया है कि मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से अलग अलग हैं और उनकी मौतों के बीच में 1000 साल तक का अंतर है। अध्ययन की मुख्य लेखिका ईडे ओइन हार्ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी की छात्र हैं। वे कहती हैं इससे वे थ्योरी खारिज हो जाती है जिनमें कहा गया था कि किसी एक तूफान या आपदा में ये सभी मौतें हुई हैं। वे कहती हैं अभी भी यह साफ नहीं है कि रूपकुंड झील में आखिर क्या हुआ था, लेकिन हम यह बात जरूर कह सकते हैं कि ये सभी मौतें किसी एक घटना में नहीं हुई हैं। इससे भी ज्यादा दिलचस्प यह है कि जेनेटिक स्टडी से पता चला है कि ये लोग अलग अलग मूल के थे। मसलन इसमें एक समूह के लोगों के जेनेटिक मौजूदा वक्त में दक्षिणी एशिया में रहने वाले लोगों जैसे ही हैं, जबकि दूसरे समूह के लोगों के जेनेटिक मौजूदा वक्त के यूरोप के लोगों से मिलते जुलते हैं। खास तौर पर यूनान के द्वीप क्रीट में रहने वाले लोगों के जैसे हैं। साथ ही दक्षिण एशिया से आने वाले लोग भी एक ही आबादी का हिस्सा नहीं लगते। हार्न कहती हैं कि जेनेटिक्स के आधार पर इनमें से कुछ इस उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के लोगों से मिलते जुलते हैं, जबकि अन्य दक्षिण हिस्से में बसे समूहों से मिलते जुलते हैं। तो ऐसे क्या अलग अलग समूहों के लोग कुछ 100 वर्षों के अंतराल पर छोटे छोटे जत्थों में इस झील के दौरे पर गए थे? क्या इनमें से कुछ किसी एक घटना में मारे गए? यह झील किसी ट्रेड रूट पर नहीं पड़ती है, यानी व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों का हिस्सा नहीं थी। इस जगह पर ना तो कोई हथियार मिले और ना ही व्यापार का कोई सामान मिला है। जेनेटिक अध्ययनों से इनमें से किसी में प्राचीन बैक्टीरियल जीवाणु का भी पता नहीं चला, जिससे यह माना जा सके कि किसी खास बीमारी की वजह से ये लोग मारे गए थे। झील के रास्ते में पड़ने वाले एक तीर्थ स्थल से शायद इस बात का स्पष्टीकरण मिलता है कि लोग आखिर इस इलाके की यात्रा पर क्यों आए होंगे। अध्ययनों की माने तो 19वीं सदी के आखिर तक इस इलाके के तीर्थ यात्रा के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन 8वीं और 10वीं सदी के स्थानीय मंदिरों में मिले शिलालेख इशारा करते हैं कि यहाँ उस दौर में लोग तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर कुछ कंकाल उन लोगों के हो सकते हैं जिनकी मौत किसी तीर्थ यात्रा के दौरान हुई होगी। लेकिन पूर्वी भूमध्य सागरीय इलाके के लोग भारत के हिमालय की इन ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद झील पर क्या करने गए थे? इस बात की उम्मीद कम जान पड़ती है कि यूरोप के लोग इतना लंबा सफर तय करके एक हिंदू तीर्थ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए रूपकुंड पहुंचे होंगे। तो क्या ये हो सकता है कि पूर्वी भूमध्य सागरीय पूर्वजों की जेनेटिक रूप से अलग अलग आबादी पीढ़ियों से इस इलाके में रह रही हो? हार्ने कहती हैं हम अभी भी इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कमाल की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।